नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एग्रेरियन एकेडमी कल्टीवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित भदौरिया आज आपके सामने एग्रीकल्चर में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आज इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूं और मैं ये आशा करता हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जो भी आप जितने भी अपने एकेडमिक लाइफ में जो भी एग्जामिनेशंस दिए होते हैं उसके बाद जब हमको कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो वहाँ पर ये जो माइनर कन्फ्यूजन्स होते हैं इन टॉपिक्स में वह एक उनमें से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से। आज का यह टॉपिक आपको कई मायनों में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, जो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, उनको मैं आज यहाँ पर क्लियर करूँगा इस यूट्यूब के माध्यम से। जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये आज का जो ये वीडियो है यह एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर डिसिप्लिन में एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिफरेंस के नाम से मैं आपके बीच में लेके आया हूं और इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं जो फ्रूट्स को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होते हैं जो वेजिटेबल्स को डिफाइन करते हैं। इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वे उसको रिजॉल्व करने में काफ़ी बेहद कारगर सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो आज का वीडियो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंस को जो है बताने के लिए मैं लेके आया हूं। जो कि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, जो कि मैंने एक नॉर्मल सी डेफिनेशन रखी है फ्रूट्स को, कि फ्रूट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या परिभाषा होती है। अगर कोई भी एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट अगर वो डिफाइन करेगा कि फ्रूट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो सिंपल से वर्ड्स में डिफाइन कर सकता है कि फ्रूट इज अ स्वीट फ्लैशी मैच्योर राइपेन ओवरी। एक परिपक्व जो अंडाशय होता है, अगर हिंदी में इसको बोलें, जिसको हम फल कहते हैं, फ्रूट इज ए स्वीट फ्लैशी मैच्योर राइपेन ओवरी ऑफ अ प्लांट विच कंटेन सीड्स। एक जो परिपक्व अंडाशय जिसमें बीज भी पाए जाते हैं, उस पूरी संरचना को हम फल के नाम से जो है उसको परिभाषित करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों माध्यम से मैं आपको यह पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं। तो फ्रूट इज अ स्वीट फ्लैशी मैच्योर राइपेंड मैच्योर ओवरी ऑफ अ प्लांट विच कंटेन सीड्स। अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में क्या कह रहा है इस पॉइंट्स के माध्यम से, वेजिटेबल इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। कोई भी भाग हो सकता है, जो कि हम सब्जी जिसको साग कहते हैं, वह कोई भी पौधे का भाग हो सकता है। जैसे लीफ पत्ती हो सकती है, रूट उसकी जड़ हो सकती है, शूट उसके तना हो सकता है, एंड जनरली इटन एज अ मील। तो जो सब्जी होती है जिसको हम साग कहते हैं, वेजिटेबल कहते हैं, ये कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है। वेजिटेबल इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक लीफ, रूट, सूट्स एक्सेट्रा। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने इसमें इस आपके वीडियो में रख रहा हूँ इस पीपीटी के माध्यम से। तो आपको बहुत ही ये पॉइंट्स के थ्रू क्लियर हो रहा होगा कि क्या है फ्रूट्स और क्या है वेजिटेबल। तो फ्रूट क्या है, हमारा एक स्वीट फ्लैशी मैच्योर राइपेंड ओवरी है विच कंटेन सीड, जिसमें बीज पाए जाते हैं। और वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज लीफ, रूट एंड शूट। चलिए दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा फ्रूट्स में। फ्रूट्स ओनली फ्रूट इज एडिबल पार्ट। जो हमारा फल होता है उसमें जो खाने वाला भाग होता है, उस पूरे भाग में वह हमारा फल ही होता है। फल के अलावा हम उसमें और पौधे के किसी भाग को नहीं खाते। और वेजिटेबल की अगर बात करें तो वेजिटेबल में ऑल पार्ट्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। हम अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स की वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है। एंड अगर हम लीफ की बात करें तो करिएंडर है हमारी, लेट्यूस है। एंड अगर हम आपकी स्टेम की बात करें तो पोटैटो है, ट्यूबर की बात करें हैं तो ये सब जो वेजिटेबल्स हैं ये पूरी की पूरी हम उसका कुछ भी भाग हम खा सकते हैं। ऑल पार्ट्स के कंज्यूमेबल होते हैं। तो फ्रूट जो है ओनली फ्रूट इज एडिबल पार्ट एंड वेजिटेबल में ऑल पार्ट्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, मेजर पॉइंट है इसका, वह है फ्रूट्स आर पेरेनियल।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो है बिंदु है जो मैंने इसमें रखा है। जो मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वह बहुवर्षीय प्रवृत्ति के होते हैं, पेरेनियल नेचर के होते हैं। अगर हम किसी भी क्रॉप्स को उसकी लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान में अगर हम क्लासिफाई करें तो उनमें एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल नेचर की क्रॉप्स होती हैं। तो जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं वह अपनी लाइफ साइकिल को जो है 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण करते हैं। इसको हम अगर इस दूसरे दृष्टिकोण से कहें तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है फ्रूट का वो एज कंपेयर टू वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए फ्रूट्स को हम पेरेनियल की कैटेगरीज में रखते हैं, मतलब जिनकी ऐसे पौधे जिन अपनी लाइफ साइकिल को, अपने जीवन चक्र को 2 या 2 से अधिक वर्षों में समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, वह हमारे पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। उसमें हम फ्रूट्स को रख रहे हैं। एंड फ्रूट्स और पेरेनियल एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मतलब जो है वह फल वृक्ष जो अपनी पूरी जीवन चक्र को 1 वर्ष तक पूरा समाप्त कर लें, वह होते हैं आपके स्ट्रॉबेरी। तो यह प्रश्न आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फल वृक्ष हैं जो अपने जीवन चक्र को 1 वर्ष या उससे भी कम समय में समाप्त कर लेते हैं। तो आप उदाहरण में आप इन्हीं फलों को पाएंगे। एग्जाम्पल में स्ट्रॉबेरी होगा आपका। उसमें स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो मॉडर्न डेज कल्टीवेशन में यूज में लाया जा रहा है। इसको हम मैन मेड फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है फ्रेगेरिया एनानासा, रोजेसी फैमिली का फ्रूट है। तो ये स्ट्रॉबेरी आपका एनुअल नेचर का हो गया। उसके बाद केप गूसबेरी, ये दूसरा जो है फ्रूट्स आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मैंने रखा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में केप गूसबेरी, इसका बोटैनिकल नेम अगर देखें तो फाइलेंथस पेरोवियाना, सोलेनेसियस फ्रूट है ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा आपका बनाना, म्यूसा स्पीसीज, म्यूसा की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, म्यूसिया बासजो, म्यूसिया सेपियंटम, म्यूसिया एक्यूमिनेटा। तो इसमें हम म्यूसा स्पीसीज वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद केला हो गया। उसके बाद पपाया, पपीता यानी कैरिका पपाया। तो ये जो 4 फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, केप गूसबेरी, बनाना, पपाया, ये आपके एनुअल नेचर के हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए इनको हमने अपवाद की श्रेणी में रखा है और यही अपवाद आपसे परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न के रूप में दिखते हैं। तो ये आप इसको रख लेंगे। फ्रूट्स आर पेरेनियल इन नेचर, बहुवर्षीय प्रवृत्ति के होते हैं हमारे फल वृक्ष के जो पौधे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें हमारा जो वेजिटेबल का जो पोर्शन है उसमें क्या कहा गया है, वेजिटेबल्स आर एनुअल एंड बाइनियल इन नेचर एक्सेप्ट, मतलब जो मुख्यतः जो सब्जियां होती हैं, शाक भाजी होती हैं, उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, उनको हम 1 वर्षीय पौधों की श्रेणी में या बहुवर्षीय पौधों की श्रेणी में रखते हैं, जिसको आप एनुअल एंड बाइनियल टर्म के साथ यूज कर रहे हैं। तो वेजिटेबल्स जो अपने लाइफ साइकिल को जो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लें या 1 से 2 वर्षों में कंप्लीट करें, वह एनुअल एंड बाइनुअल नेचर की होंगी। मगर किनको छोड़कर, जिनको छोड़कर वही आपका क्वेश्चन बन जाता है। यहां पे मैंने रख दिया है आपका एस्पैरागस, इसको हम शतावर कहते हैं, एस्पैरागस ऑफिसिनल्स। उसके बाद आपका है रूबर्ब। ये 2 जो वेजिटेबल्स हैं ये आपकी पेरेनियल नेचर की होती हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस पॉइंट के माध्यम से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि फ्रूट्स मोस्टली पेरेनियल नेचर के होते हैं। किनको छोड़ के, स्ट्रॉबेरी, केप गूसबेरी एंड बनाना, पपाया। तो यही आपके 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको एग्जाम को देखने के लिए। ऐसे कौन से फल वृक्ष हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं जो अपने लाइफ स्पान को या जीवन चक्र को 1 वर्ष या उससे भी कम समय में जो है समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। वही आपके ये 4 फल वृक्ष आपके सामने आपको 3rd पॉइंट में देखने को मिल रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो वेजिटेबल्स होती हैं वो एनुअल और बाइनियल नेचर की होती हैं, मगर किन को छोड़कर, वह आपके सामने है एस्पैरागस एंड दूसरा रूहबर्ब। तो आपको उम्मीद करता हूं ये तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है फ्रूट्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, जो हमारे फल वृक्ष होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है, जो प्राकृतिक रूप से हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है, वह हमारी अम्लीय स्वभाव के होते हैं। जितने भी फल वृक्ष होते हैं जनरली एसिडिक इन नेचर, किसको छोड़ के, स्ट्रॉबेरी। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, खाने में थोड़ा अम्ल का जो स्वाद आता है, थोड़े खट्टे प्रकार से उसको टेस्ट में लगते हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार फेस किया है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। वेजिटेबल्स जो होती हैं वो एल्कलाइन इन नेचर की होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं सब्जियां जो होती हैं। तो ये आप अगर क्वेश्चन आपको मिले कि मोस्टली वेजिटेबल्स आर
एल्कलाइन इन नेचर एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो टोमेटो, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटन, ये एसिडिक नेचर की वेजिटेबल है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एसिडिक नेचर के फ्रूट्स एंड आपके एल्कलाइन नेचर के वेजिटेबल्स होती हैं। उसके बाद अगर हम बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट में, पांचवा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि फ्रूट्स आर जनरली कंज्यूम्ड एज अ रॉ। जो फल वृक्ष होते हैं उनका अगर हम उपभोग करें, अगर उसको हम नॉर्मली हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम खाएं, प्रयोग में लाएं उसको, तो वो एज अ रॉ, मतलब उसको बिना किसी पकाए, बिना किसी कुकिंग प्रोसेस के हम ऐसे डायरेक्टली उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। सीधे अगर हम फल वृक्ष को, अगर फल वृक्ष को अगर हम वृक्ष से अलग करके तोड़ करके अगर मार्केट में प्राप्त करते लाते हैं, तो घर में हम उसको नॉर्मली उसको वॉश करके एज अ रॉ ही कंज्यूम करते हैं। एंड वेजिटेबल के केस में अगर देखें तो वेजिटेबल्स आर जनरली कंज्यूम्ड व्हेन इमेच्योर एंड टेंडर आफ्टर कुकिंग एंड रॉ इन सैलेड्स। अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसको हम मोस्टली जो है इमेच्योर फॉर्म में, अपरिपक्व फॉर्म में, और जब टेंडर होती है, टेंडर का मतलब यहां पर यह है जब वह ग्रीन फॉर्म में होती हैं, सेकुलेंट फॉर्म में होती हैं, हरी दिखती हैं, बिल्कुल ताजी प्रवृत्ति की होती हैं, उसको हम प्रयोग में लाते हैं। मगर उसमें एक प्रोसेस अडॉप्ट जो है करी जाती है। मैं यहां पर बात अगर कर रहा हूं तो वह मोस्टली जो होता है उसकी बात कर रहा हूं, जनरली। एक्सेप्शन की बात मैं बाद में करता हूं। तो जो जनरली जो वेजिटेबल्स होती हैं वो कुकिंग की प्रोसेस के बाद ही हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। सब्जियों को हम पकाने के बाद ही खाते हैं साधारणतः, अगर हम देखें सामान्य परिवेश में। उसके बाद रॉ एंड सैलेड, अगर हम कच्ची अवस्था में अगर उसको खाते हैं तो वह कैसे खाते हैं, वह एज अ सैलेड खाते हैं, सलाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं यहां पर वेजिटेबल के इस पांचवें बिंदु में। तो छठवें बिंदु में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट हमारा कह रहा है मोस्टली फ्रूट्स। देखिए आपने एक गौर किया होगा, इस हर एक पॉइंट में आपको एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, मोस्टली, मतलब हम अधिकांशतः जो चीजें घटित होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मोस्टली अगर देखें तो मोस्टली फ्रूट्स आर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड एक्सेप्ट पपाया, एसिड लाइम एंड फाल्सा। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक्चुअली में नेट की परीक्षा फ्रूट साइंस से मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, 18, 19 एंड 21 में। और मैं उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि जो मैं जिन पॉइंट्स को बताऊं कि यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस मीन्स वह इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया नेट को क्वालिफाई करने के बाद। चौथा मैंने नेट अभी रिसेंटली 23 में फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से क्वालिफाई किया है, उसको भी मैं आपके सामने फ्लोरिकल्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में लेके आऊंगा। तो 4 साल का नेट क्वालिफाई करने के एक्सपीरियंस हिसाब से मैं आपके सामने इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जितने भी बेस्ट पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं मैं आपके सामने इस पीपीटी को लेके आया हूं। इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेके नहीं होने वाला है, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। तो छठवां पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने तीसरा पॉइंट के बारे में बताया था, वैसे मेरा छठवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठवां पॉइंट हमारा यह कह रहा है इसमें कि मोस्टली फ्रूट्स आर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड एक्सेप्ट पपाया, एसिड लाइम एंड फाल्सा। कह रहा है कि जो प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, प्रोपगेशन, पहले बात तो हमें समझना चाहिए कि प्रोपगेशन क्या होता है। प्रोपगेशन एक नॉर्मल सी जो है प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें हम फल वृक्षों को जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, उनमें गुणन करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने की डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, सेक्सुअल प्रोपगेशन एंड एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। सेक्सुअल प्रोपगेशन में हम मोस्टली सीड्स के द्वारा हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन में हम प्लांट्स के किसी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। एंड आज के वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो वह माइक्रो प्रोपगेशन, इसमें आपका टिश्यू कल्चर है, ओवरी कल्चर है, एंथर कल्चर है, पॉलन कल्चर है, डिफरेंट इसमें प्रोसेस है। तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस पॉइंट में कह रहा है कि मोस्टली फ्रूट्स जो हैं वह वेजिटेटिवली प्रोपगेट होते हैं, मतलब
इसमें जो मेथड ऑफ प्रोपगेशन अडॉप्ट किया जाता है वह अलैंगिक विधि द्वारा होता है। अलैंगिक विधि में कौन कौन सी विधियां मैंने बताई हैं आपको। एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, इसको हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपगेट करते हैं। तो फ्रूट्स जो होता है उसमें प्रोपगेशन कौन सा यूज किया जाता है, वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन, मतलब कौन सी, अलैंगिक विधि प्रवर्धन की। और एक्सेप्ट की जब बात आ जाती है तो यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से ऐसे फल वृक्ष हैं, फूड क्रॉप्स हैं जिसमें सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन अडॉप्ट किया जाता है। ऐसे कौन से फल वृक्ष हैं जिसमें हम बीज द्वारा उसका गुणन, उसका प्रवर्धन करते हैं, वह कौन से फल वृक्ष हैं, वह हमारे पपाया हैं। यह क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पपाया इज कमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू सीड्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका एसिड लाइम। एसिड लाइम का मतलब यहां पर सिट्रस की एक स्पीशीज होती है, सिट्रस में एसिड लाइम, जिसको हम बोलते हैं सिट्रस ओरिएंटिफोलिया, इसके बोटैनिकल नेम है, और इसको हम प्रोपगेट करते हैं सीड्स के थ्रू। और जो मोस्टली सिट्रस है वह आपका एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन से प्रोपगेट होता है, उसमें हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। बट हम अगर एसिड लाइम की बात करें तो वह आपका सीड के माध्यम से, यानी बीज के माध्यम से वह उसको प्रवर्धन में, प्रयोग में लाते हैं। तीसरा आपका जो ऑप्शन है या इसका एग्जाम्पल है वह है फालसा। फालसा भी एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें हम बीज द्वारा उसमें प्रवर्धन उसको करते हैं, प्रवर्धित करते हैं। तो जो फालसा भी है, फालसा इज आल्सो कमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू सीड्स। तो फालसा का बोटैनिकल नेम अगर हम आपको बताएं तो वह है ग्रीविया सुबेनिक्वेलिस, टिलेसी फैमिली का यह फल वृक्ष है। तो पपाया, कैरिका पपाया, एसिड लाइम, सिट्रस ओरिएंटिफोलिया एंड आपका फालसा यानी ग्रीविया सुबेनिक्वेलिस, ये आपके तीनों जो फल वृक्ष हैं यह आपके बीज द्वारा प्रवर्धित होते हैं। और जो दूसरी तरफ अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं वह आपकी सेक्सुअली प्रोपेगेट होती हैं। देखिए जस्ट फ्रूट्स का जस्ट ऑपोजिट है, फ्रूट्स हमारा एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट होता है, इसी को हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इधर अगर दूसरी तरफ देखें तो वेजिटेबल्स हमारी सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट होती हैं। मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें, अगर हम सामान्य बात करें, किसी को समझाना चाहें आम किसान को, तो जो हमारी सब्जियां हैं वह हमारी बीज द्वारा तैयार होती हैं, उनकी हम बुआई बीज द्वारा करते हैं, तब जाके हमारी हमको वह प्राप्त होती सब्जी के रूप में। तो और इसको हम समझेंगे तो मोस्टली जो वेजिटेबल्स है वह सेक्सुअली प्रोपेगेट होती हैं, किसको छोड़कर उसी का प्रश्न बनेगा, वही अपवाद है। यह है हमारा है एस्पैरागस, ये एसेक्सुअली प्रोपेगेट होता है, इसकी टेंडर सूट्स होती हैं जिसको हम स्पीयर्स बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया है कि आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि जो एस्पैरागस है वह आपका स्पीयर्स के थ्रू प्रोपेगेट होता है, SPEAR। और जो गार्लिक है यह आपकी दूसरी वेजिटेबल है जो आपकी एसेक्सुअली प्रोपेगेट होती है, क्लोव्स के थ्रू। तीसरी आपकी है जो पेरेनियल कुकुरबिट्स हैं। पेरेनियल कुकुरबिट्स का मतलब यहाँ बहुवर्षीय जो भी कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल्स हैं, जैसे पॉइंटेड गार्ड मतलब परवल, इसका बोटैनिकल नेम होता है ट्राइकोजेंथस डायोगा। कैसे इसका मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, इसको प्रोपेगेट किया जाता है, पॉइंटेड गार्ड को हम प्रोपेगेट करते हैं वाइन कटिंग्स के थ्रू। और दूसरी अगर वेजिटेबल देखें तो वह हमारी होगी स्वीट पोटैटो, वो भी वाइन कटिंग्स के थ्रू प्रोपेगेट होती है। ट्यूबर क्रॉप्स अगर हम आलू की बात करें तो वह हमारी ट्यूबर्स के थ्रू प्रोपेगेट होती है। ट्रू पोटैटो सीड्स जो है भी मॉडर्न डेज में इसका जो यूज होने लगा है उसको भी आप याद रखिएगा। ट्रू पोटैटो सीड भी हमारा पोटैटो के केस में इसको यूज किया जाता है, जिसको हम पुष्करनाथ जी ने इसको इन्वेंट किया था। तो ट्रू पोटैटो सीड को हम साइड में रख लेते हैं। अभी हम जो जनरली हम पोटैटो का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वह हम ट्यूबर्स के माध्यम से करते हैं। तो ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, एस्पैरागस, गार्लिक, पेरेनियल कुकुरबिट्स की श्रेणी में बहुत सी वेजिटेबल्स आएंगी, और उसके बाद ट्यूबर क्रॉप्स की श्रेणी में बहुत सी जो है सब्जियां आएंगी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको मैंने 6वें नंबर के साथ में आपके साथ में डिस्कस किया है। उसके बाद आगे चलते हैं 7वें नंबर पे। वह हमारा बता रहा है कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर कॉमन प्रैक्टिसेस इन फ्रूट क्रॉप्स। ये आपका कॉमन जो वर्ड है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, इसको हम बोलते हैं कटाई एवं सधाई। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये मुख्यतः फल वृक्षों में प्रयोग में लाई जाती हैं, और इसको हम इसी पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर कॉमन प्रैक्टिसेस किसमें फॉलो की जाती हैं, मोस्टली फ्रूट क्रॉप्स में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो फ्रूट्स क्रॉप्स में कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, वह है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में आपको बता दूं कि ट्रेनिंग क्या होती है और प्रूनिंग क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ट्रेनिंग एक नॉर्मल सी प्रोसेस है।
किसी भी फ्रूट ट्रीज को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने की ये एक प्रोसेस है। इसमें हम फल वृक्षों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों में परिवर्तित करते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये कि आज के अगर वर्तमान समय में देखा जाए मॉडर्न डेज में, तो जो सबसे बेस्ट मेथड है ट्रेनिंग का वह कौन सा है? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है किसी भी प्लांट्स को, मतलब मोस्टली फ्रूट प्लांट्स को, फ्रूट ट्रीज को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं इस मेथड से, इस ट्रेनिंग के मेथड से। और इसके जो मेथड्स हैं, जो इसके टाइप्स वो मैंने बताया आपको, ओपन सेंटर सिस्टम, क्लोज सेंटर सिस्टम एंड आपका मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो पूछा अगर जाए नाउ डेज लीडिंग सिस्टम कौन सा है ट्रेनिंग का फ्रूट क्रॉप से, वह है आपका मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किसमें अडॉप्ट की जाती है? मोस्टली फ्रूट्स में अडॉप्ट की जाती हैं। अगर दूसरी तरह अगर हम देखें तो नो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड किसके लिए? वेजिटेबल्स के लिए। ऐसी कोई सी प्रक्रिया हम सामान्यतः फल जो है सब्जी के उत्पादन में प्रयोग में नहीं लाते। थोड़े से अगर हम देखें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, अगर हम देखें तो जो वाइन्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें लताएं हमारी लिपट के चढ़ती हुई चलती हैं, उनके लिए हम इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में लोकल अगर ग्रामीण स्तर पर देखें तो जैसे आपके बॉटल गार्ड है, स्पॉन्ज गार्ड है, इनमें हम क्या करते हैं अपने कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में उनको हम सपोर्ट के लिए लगा देते हैं ताकि वह उनमें लिपटते हुए स्क्रीनिंग करते हुए आगे बढ़ती चली जाए। तो ये हम इसको जनरली साइंटिफिक पर्पस से नहीं करते हैं। तो जो करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग वो मोस्टली आपका करते हैं फ्रूट क्रॉप्स में। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए 7। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसका जो है 8वां, सॉरी इसमें 1 लिखा हुआ है, आप 8 इसको मानिएगा, ये 8वां पॉइंट है इसका। 8वें पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा था इस पीपीटी के माध्यम से कि कलर जो होता है, कलर फ्रूट्स का बात कर रहा हूं, फ्रूट्स उसमें लिखा हुआ है ऊपर, एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में जो कलर होता है, कलर कैन बी रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक। जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं जनरली इन्हीं फ्रूट्स में हम देखते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, ब्लैक वगैरह में। और दूसरी तरफ जो वेजिटेबल्स होती हैं, यहां बात हम मोस्टली की कर रहे हैं, मोस्टली वेजिटेबल्स होती हैं ग्रीन इन कलर। हरे सब्जियों, हरे रंग की हम अगर सामान्यतः देखें तो वह हमें सब्जियों का रंग देखने को मिलता है। हाँ, अगर फ्रूट्स के केस में आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊं कि जो मोस्टली जो फ्रूट्स का जो रेड कलर होता है या आपका पर्पल कलर होता है या ब्लू होता है, ब्लूइश ब्लैक होता है, ये सभी के सभी एक पिगमेंट होता है। उसकी वजह से उस पिगमेंट का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, नोट कर लीजिएगा इसको। एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर ऑफ फ्रूट्स, ब्लू कलर ऑफ फ्रूट्स, पर्पल कलर ऑफ फ्रूट्स। अगर हमें एग्जाम्पल ग्रुप में आपके समझाऊं तो ऐसे कौन से फ्रूट्स होते हैं जिनमें इस प्रकार के कलर होते हैं? जैसे आप समझ लीजिए स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो कलर होता है वो भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। दूसरी बात, अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल का कलर भी हमारा एंथोसाइनिन के पिगमेंट की वजह से ही होता है। और अगर मैं बात करूं आपका जामुन की, वह भी आपका पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल करता है। वो कौन सा पिगमेंट होगा? एंथोसाइनिन, फाल्सा एंथोसाइनिन। तो ये जितने भी पिगमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके कलर्स के लिए। तो यह आपका कलर को लेकर पॉइंट हो गया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि नवा पॉइंट होगा, वो क्या कह रहा है? इंटरक्रॉपिंग इज कॉमन। कौन सी क्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग इज कॉमन प्रैक्टिस इन फ्रूट क्रॉप्स एंड रिले क्रॉपिंग इज मोर कॉमन इन वेजिटेबल क्रॉप्स। तो ये 2 टर्म आपके सामने स्क्रीन पे आए हैं, एक इंटरक्रॉपिंग और एक आई है रिले क्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग को मैं आपको बताऊंगा कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। हमारी जो फील्ड होती है, खेत होता है, वहां पर हम 2 ऐसी फसलों को लगाते हैं जिनके आपस की दूरी जो है वह निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। पौधे से पौधे की दूरी भी फिक्स्ड होती है, तय होती है, और हमारी जो मेड़ से मेड़ की दूरी है आपस में वो भी फिक्स्ड होती है। तो रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है वह हमारी फिक्स्ड होती है। और इसके जस्ट ऑपोजिट अगर बात करें कि इनमें ऐसी हम 2
फसलों के बीज को आपस में लेके ब्रॉडकास्टिंग कर दें, मतलब हम छिटकवा विधि से उसको हम बुआई कर दें, तो वह ऐसी अगर विधि अगर प्रयोग में लाएं तो वह हमारी हो जाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो डिफरेंस होता है, क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद डेफिनेट रो अरेंजमेंट। जहां पर वर्ड आ जाता है डेफिनेट रो अरेंजमेंट, मतलब प्लांट टू प्लांट एंड रो की रो जो डिफरेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो वह हमारी कहलाती है इंटर क्रॉपिंग। और इसमें हम इंटर क्रॉपिंग में हम फ्रूट्स क्रॉप्स में कुछ भी हम ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, हम टोमेटो ले सकते हैं, हम टर्मेरिक की कल्टीवेशन कर सकते हैं, हम ब्लैक पेपर ले सकते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग की जो प्रैक्टिसेस है वह मोस्टली फ्रूट क्रॉप में हम अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रिले क्रॉपिंग, रिले जो वर्ड है वह हमारा जो धावक होता है, वो जो दौड़ता है, हमारा अगर देखेंगे जो दौड़ने का जो मैदान होता है उसमें जो धावक हमारा मिसाल लेके, आग की मिसाल लेके जो दौड़ता है पूरे चारों मैदान में, पूरे मैदान में गोल गोल घूमता है, वह धावक जब एक पूरा चक्र अपना पूरा पूर्ण कर लेता है तो वह दूसरे धावक को जो उसी पंक्ति में खड़ा होता है उसका इंतजार कर रहा होता है, उसको वह अपनी मिसाल उसको थाम देता है, ट्रांसफर कर देता है, और पुनः वह दूसरा धावक उसको लेके फिर से दौड़ने लगता है। तो ये कंप्लीट जो साइकिल की प्रोसेस होती है ये हमारी रिले जो है हो जाती है। इसी से हमारा रिले क्रॉपिंग वर्ड जो है लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो रिले क्रॉपिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी फसल की बुआई की, ट्रांसप्लांटिंग की, सोइंग की, वह हमारी जब तक हार्वेस्ट हो रही होती है उसके कुछ समय पूर्व हम दूसरी फसल की बुआई या सोइंग या मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उस फील्ड में, तो वह एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। वह पूरी कंप्लीट साइकिल क्या कहलाती है, हमारी रिले क्रॉपिंग। वह हमारी मोस्टली वेजिटेबल्स में देखने को मिलती है ये प्रोसेस। तो ये आपको पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट, तो रिले क्रॉपिंग एंड आपकी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग फ्रूट क्रॉप्स में अडॉप्ट करेंगे और रिले क्रॉपिंग आपकी वेजिटेबल्स में अडॉप्ट की जाएगी। तीसरा मतलब इसमें अगर 10वां पॉइंट देखें तो वह होगा आपका फ्रूट्स आर वाइडली स्पेस्ड। इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वो जो फल वृक्ष होते हैं, उनकी जो कैनोपी होती है, जो उनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एपिकल पार्ट होता है, वह वाइडली स्पेस्ड होता है, ज़्यादा जो है जगह लेता है। तो इसके लिए हम अगर उनकी हम प्लांटिंग करते हैं फील्ड में, तो वह अगर एक पौधे की मैंने प्लांटिंग की तो उसके लिए एक स्पेस मेंटेन किया जाएगा ताकि उसका एडवर्स इफेक्ट दूसरे प्लांट में देखने को ना मिले। तो वो ऐसे ही फ्रूट्स जो होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपस की दूरियां होती हैं फल वृक्षों की, वह 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 8, 9, 10 तक हम उसको ले जाते हैं। जैसे जैसे फ्रूट क्रॉप की कैनोपी जैसे जैसे फैलेगी, उसका जो ऊपर भाग जो फैलता है उस हिसाब से उसकी स्पेसिंग को हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स कैसी होती हैं हमारी, नैरोली स्पेस्ड होती हैं। किसी अगर सब्जी या कोई टोमेटो अगर मान लेते हैं, टमाटर की अगर हमने प्लांटिंग की है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अगर हम तुलना करें फल वृक्षों से तो बहुत ज़्यादा वाइडली स्पेस्ड नहीं होती हैं, नैरोली स्पेस्ड होती हैं। पास में दूसरा फल वृक्ष लगा देंगे, उसके बाद 1 फीट के डिफरेंस में तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये नैरोली स्पेस्ड होती है। कम जगह में अधिक से अधिक पौधे इसमें आ जाते हैं सब्जियों में, क्योंकि इनकी कैनोपी बहुत वाइड नहीं होती। तो अगर हम देखें तो फ्रूट क्रॉप्स हमारा वाइडली स्पेस्ड होता है और हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो नैरोली स्पेस्ड होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट के माध्यम से। अगला पॉइंट हमारा है वही बता रहा है कि फ्रूट्स कैसे होते, फ्रूट्स आर हाई इन शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपका ये जो डिस्कस बता रहा है इस पॉइंट के माध्यम से। क्या कह रहा है, फ्रूट्स आर हाई इन शुगर। जो सामान्यतः जो फल होते हैं उनको अगर हम उनको प्रयोग में लाएं तो वह हमारे कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, उनमें शुगर कंटेंट बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर हम शुगर कंटेंट की बात करें तो उसको हम अगर हम देखें तो टोटल डिग्री ब्रिक्स में काउंट कर लेंगे उसको हम, TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम हैंड रिफ्रैक्टो के मीटर के माध्यम से उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, TSS के लिए, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। इसको हिंदी में बोलेंगे कुल घुलनशील ठोस। तो यह हमारे फ्रूट्स क्रॉप में ज्यादा पाया जाता है। एक्सेप्ट के बाद मैंने यहां एग्जाम्पल के रूप में रखा है एवोकाडो। एवोकाडो मतलब इसको बोलते हैं हम टेस्टलेस फ्रूट। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
टेस्टलेस फ्रूट इज अ कॉमन नेम ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, वह आपका होगा एवोकेडो, जिसको हम बोलते हैं पर्सिया अमेरिकाना। इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेसी फैमिली का ये आपका फल वृक्ष है, और सिनेमॉन की फैमिली भी लॉरेसी होती है एंड एवोकेडो की फैमिली भी लॉरेसी होती है। और एवोकेडो को हम टेस्टलेस फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ही कम होता है, वह समथिंग 1% के आसपास उसमें शुगर कंटेंट होता है, इसीलिए हम इसको टेस्टलेस फ्रूट बोलते हैं। इसके अलावा हम जो है एवोकेडो के और किस नाम से जानते हैं, का नाम है, दूसरा नाम एक और मैं बता रहा हूं, इसको एलिगेटर पियर के नाम से भी जानते हैं। तो एवोकेडो एलिगेटर पियर भी बोला जाता है, और एवोकेडो टेस्टलेस फ्रूट बोला जाता है, और एवोकेडो को हम बटर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों नाम आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि एवोकेडो के एलिगेटर पियर, टेस्टलेस फ्रूट एंड आपका बटर फ्रूट, तीनों नाम है इसके एवोकेडो के। उसके बाद चलिए वेजिटेबल की तरफ चलते हैं। वेजिटेबल्स आर लो इन शुगर, मतलब फ्रूट्स क्या थे, फ्रूट्स हाई इन शुगर थे, वेजिटेबल्स कैसी हैं, लो इन शुगर कंटेंट, क्योंकि वेजिटेबल्स मोस्टली कैसी होती है, एल्कलाइन इन नेचर की होती हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं, वह आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रूट्स रिच इन वाटर, फाइबर एंड विटामिन सी। अगर आप फल वृक्ष का सेवन कर रहे हैं, अगर आप फलों को खा रहे हैं, अगर देखा जाए तो वह फाइबर कंटेंट उसमें बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो वह आपका होगा फिग, और मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो वह आपका होगा गुआवा, रेजिन्स, ग्रेप्स जो आपकी प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण के रूप में आपको 100% देखने को मिलेंगे। कौन से फ्रूट्स जिनमें फाइबर पाया जाता है, वह आपका गुआवा, रेजिन्स मतलब ग्रेप्स, एंड आपका ये जो फल वृक्ष है। उसके बाद फिग, सॉरी, उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी कौन से फल वृक्ष में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है, यह क्वेश्चन आपको इतना ज्यादा पूछा जाता है, वह आपका है बारबाडोस चेरी, बारबाडोस मैलपीगिया म्यूनिसिफोलिया, आपका ये बोटेनिकल नेम है बारबाडोस चेरी का। सबसे ज्यादा बारबाडोस चेरी में विटामिन सी पाई जाती है, वह कितनी होगी, 1400 मिलीग्राम, कितने में, पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट पल्प। अगर हम 100 ग्राम अगर हम पल्प लें, गूदा लें अगर बारबाडोस चेरी का, तो वह उसमें से 100 ग्राम गूदे में 1400 मिलीग्राम विटामिन सी कंटेंट पाया जाता है। हाईएस्ट है अमंग ऑल द फ्रूट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोटेनिकल ने मैं आपको बता चुका हूं, मैलपीगिया पिनुसिफोलिया। तो बारबाडोस चेरी सबसे नंबर 1 पे होगी। सेकंड नंबर पर आपका होता है आंवला, जिसको हम बता चुके हैं, इंडियन गूसबेरी, अमृत फल, धरती फल, और नेचुरल कैप्सूल ऑफ विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला जो उसमें कितनी पाई जाती है आपकी विटामिन सी, वो है 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ फ्रूट पल्प। इंडियन गूसबेरी फाइलेंथस एम्बेलिका, अभी लेटेस्ट में उसका बोटेनिकल नेम है, ओल्ड नेम अगर बात करें तो वो होगा आपका एम्बेलिका ऑफिसैलिस, और इसकी फैमिली बहुत पूछी जाती है, वह है आपकी U4BAC। अगर हम एग्रोनॉमी से संबंधित अगर फसलों का अध्ययन करें तो उसमें कैस्टर है, रिसिनस कम्युनिस जिसको हम एरेंड बोलते हैं, उसकी फैमिली भी आपकी U4BAC होती है, और फ्रूट क्रॉप में आपकी आंवला, इसकी फैमिली भी U4BAC होती है। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा बारबाडोस चेरी में, सेकंड नंबर पे आपका आंवला में, और तीसरे नंबर पे आपका आता है गुआवा, जिसमें आपकी जो पाई जाती है विटामिन सी वह है 300 मिलीग्राम। तो 1400 मिलीग्राम बारबाडोस चेरी में, 600 मिलीग्राम आपकी हो गई आंवला में, और 300 मिलीग्राम आपकी हो गई गुआवा में। मतलब कहने का ये छोटा सा अगर फल अगर हम बारबाडोस चेरी का खा लें, वह आपके लगभग 2.5 से 3 आंवले के फल वृक्षों के बराबर होता है, और 5 अमरूद खाने के बराबर होता है। मतलब अगर आप 5 अमरूद खा लें तो वह छोटे से एक बारबाडोस चेरी के छोटे से फ्रूट्स के बराबर होगा, तो क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स हैं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ चलें तो वह हमारे वेजिटेबल्स हैं, ये क्या सप्लाई करती हैं, ये मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स। तो वेजिटेबल्स उनको हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं। इसको आप कहीं एक जगह जरूर से नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। ये आपकी सेंटेंस इसको लिख लीजिएगा, प्रोटेक्टिव फूड। ये सेंटेंस किसके लिए यूज किया जाता है, ये प्रोटेक्टिव फूड सेंटेंस यूज किया जाता है आपका वेजिटेबल्स के लिए।
प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं वेजिटेबल्स को, क्योंकि ये मिनरल्स, फाइबर्स एंड विटामिन्स रिच होती हैं। तो ये आपको मैं ये कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स दे रहा हूं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ अगर बढ़ूं तो वह हमारा पॉइंट है, फ्रूट कल्टीवेशन इज लेस लेबर इंटेंसिव। इसमें फ्रूट के कल्टीवेशन में हम श्रमिकों की अगर उपलब्धता और जो हम अगर देखें तो वह एज कंपेयर टू वेजिटेबल प्रोडक्शन कम होती है, लेस लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं फ्रूट क्रॉप्स। मतलब इनमें हम श्रमिकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता वर्ष भर नहीं होती है, कुछ निश्चित समय में निश्चित प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इसके दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर हम सब्जी के उत्पादन में देखें, वेजिटेबल प्रोडक्शन में देखें, तो ये कैसी हैं, ये मोर लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। हमें छोटे से समय अंतराल में, छोटे से उसकी लाइफ पीरियड में, लाइफ स्पॉन में, जो जीवन चक्र होता है हमारा किसी भी सब्जी का 2, 3, 4 महीने का मोस्टली होता है, उसमें हमें मोस्टली लेबर की नीड पड़ती है। कभी हमें इरिगेशन देनी पड़ती है, कभी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना पड़ता है, बीच बीच में हमको इंटरकल्चरल ऑपरेशंस भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वीडिंग वगैरह। तो ये कैसी है, ये आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं ये आपकी मोर लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, और वेयर एज फ्रूट्स कैसी होती हैं, ये लेस लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप इसको देखें। इसके साथ में मैं फ्रूट्स में एक और पॉइंट ऐड कर दूं जो कि इस स्लाइड में नहीं दिया है, वह यह है प्लांटेशन क्रॉप, जो कि ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम फल वृक्षों की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि यहां पर लेस लेबर इंटेंसिव है, यहां पर एक्सेप्शन के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं। अपवाद के रूप में हम प्लांटेशन क्रॉप, चूंकि वो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि वो ऐसी फसलें होती हैं जिनका मोस्टली जो व्यावसायिक उत्पादन होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, वो इंडिया में, साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिणी भारत में इसका जो है मुख्यतः हम प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको देखने को मिलेगा तो मोस्टली कर्नाटका एंड केरला आपको ऑप्शन में मिल ही जाना है, इसी आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्लांटेशन क्रॉप्स मोस्टली कहाँ ग्रो की जाती हैं, साउथ इंडिया में, कर्नाटका एंड केरला में। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं आपको, कॉफी, टी, रबर, ब्लैक पेपर, कोकोनट, ये सब, कोकोआ, ये कैसी है, प्लांटेशन क्रॉप है। बताने का मेरा यहां तात्पर्य यह था कि फ्रूट क्रॉप्स में जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं वह हाई, मतलब लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि वह प्लांटेशन क्रॉप जो होती हैं वह प्रोसेसिंग के बाद ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर हम प्रसंस्करण की प्रक्रिया नहीं अगर अपनाएंगे तो हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। अगर आप उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कोकोनट है, नारियल है, नारियल में जो उसकी जो कवरिंग्स होती हैं, आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम उसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लें टी, चाय देखें, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे जो है कंज्यूम कर सकते हैं। कॉफी है, रबर है, ये जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये आपकी प्रोसेसिंग मांगती हैं, प्रोसेसिंग के बाद ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और यह लेबर इंटेंसिव फ्रूट क्रॉप्स होती हैं। तो फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वह लेस लेबर इंटेंसिव, वेयर एज प्लांटेशन क्रॉप हाई लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, और वेजिटेबल्स तो है ही अपने आप में मोर लेबर इंटेंसिव हैं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया है आपके साथ में। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो बचता है वह यह है कि फ्रूट्स की श्रेणी में हम किनको रखते हैं, वह है मैंगो, जिसको हम बोलते हैं मैंजिफेरा इंडिका। कॉमन नेम इसका अगर देखें, बाथरूम फ्रूट, सिंबल ऑफ लव, एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स, स्प्राइट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडियन फ्रूट्स, तमाम प्रकार के नाम हैं आम के। इसको मैं डिस्कस करूंगा जब मैं पर्टिकुलरली मैंगो के कल्टीवेशन को अपने इस वीडियो के माध्यम से जब डिस्कस करूंगा। दूसरी पपाया है, इसको हम पाव पाव बोलते हैं, इसको हम मेलन ट्री बोलते हैं, ये कैर का पपाया, ये फ्रूट है। उसके बाद गुआवा है, इसको सुपर फ्रूट बोलते हैं, और एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं, गुआवासीडियम गोजावा। चौथे नंबर पे हमारा एप्पल है, मेलस डोमेस्टिका। मतलब मैंने आपको ये 4 उदाहरण दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ये फल वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। मैंगो, पपाया, गुआवा, एप्पल, बेर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, नेक्टरिन, स्ट्रॉबेरी, जामुन, फालसा, आंवला, तमाम प्रकार के जो हैं जो फल वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें वह है टोमेटो, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। दूसरा है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। तीसरा है कैरेट,
टॉकस करोटा, और चौथा है अनियन जो कि है एलियम सेपा, गार्लिक है, कोल क्रॉप्स हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रसल्स स्प्राउट, ब्रोकली, नॉलखोल, और उसके बाद आपका रेडिस है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, बहुत सी बिटर रूट है, बहुत सी हैं जो वेजिटेबल्स में काउंट की जाती हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है। तो इसके अलावा एक और चीज है जो पूछी जाती है, ऐसी कौन सी है जो फ्रूट वेजिटेबल के रूप में पूछी जाती है। मतलब क्या होगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों के रूप में पूछी जाती हैं, वह कौन सी हैं? तो उसमें आप ऑप्शन देख लीजिएगा। टोमेटो होगा, टोमेटो में आप टिक करिएगा। टोमेटो के अलावा चिली है तो चिली में, ओकरा है तो ओकरा में टिक कर दीजिएगा। तो फ्रूट वेजिटेबल्स के नाम से फेमस कौन है? टोमेटो, चिली, ओकरा। तो ये आप इसको एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा आपने जहां पर आप इसको नोट कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपको बस बताना यही चाह रहा था इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कि ये जो आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जितने भी हैं, वह जो आपने नोट किए हैं, मैंने स्लाइड में आपको दिखाए हैं पीपीटी के माध्यम से, वह आपको पॉइंट्स डेफिनेटली आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से प्रयास किया था कि जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं वो यही हैं और जिनको मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। डिस्क्रिप्टिव भी मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट्स भी बताया मैंने, जो भी टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज हुई। इसके साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स हैं जो आजकल के एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, वह भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को देख के मैं ये कह सकता हूं कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। भविष्य में आपसे कोई भी, अगर आप कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप उसको संतुष्ट कर देंगे इस वीडियो को देखने के उपरांत। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं अपनी तरफ से जितना प्रयास कर रहा हूं, जितनी मेरी मेहनत हो सकती है, वह मैं आपको इस वीडियो में इस अपनी पीपीटीज और जो भी आपका मटेरियल होता है वो मैं आपके साथ में लेके आता हूं। तो मैं आपसे यह उम्मीद भी करता हूं कि यह मेरा जो चैनल है वह अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचाएं और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फीडबैक मिले जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डबल मल्टीप्लाई करके आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में आपके साथ आ सकूं। ऐसी मैं आपके साथ यह आशा करता हूं। आपने मुझको धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।